So hi everyone, welcome back to the channel Ease Your Concepts. So I am back with the part 2 of the cell chapter which we are completing in our new series, uh, class ninth biology. And in this series I am completing chapters according to the Selena publisher book. You can refer any other ICSE book. Also the syllabus is same for all the books. So let's get started with part 2. So today we will complete cell organelles and structure of cell. तो आज हम क्या इस चैप्टर में पार्ट 2 में क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक सेल है ये कम 3 पार्ट से बना है। हर सेल 3 पार्ट्स उस सेल में होंगे ही होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों पार्ट मेन है एक सेल को बनाने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/easeyourconcepts official 36। ओके, तो मैंने पार्ट 1 भी भेज दिए थे, वहाँ पे नोट्स आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च बटन पे ओनली ये डालोगे, यू विल गेट माय चैनल का लिंक। तो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि जो सेल है ये 3 हिस्सों से बनता है। कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल की ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, लिवर, लंग्स। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी सेल एक तरह हम बॉडी ले सकते हैं और उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, जो हम जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो एक ऑर्गन्स की तरह सेल को एक बॉडी के रिस्पेक्ट में मानते हैं। और उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं हमारे किडनी एंड ऑल, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज के साथ रिलेट करेंगे। तो वी कैन रिलेट सेल विद अवर ह्यूमन बॉडी। तो इट इज़ कंपेरेबल टू ऑर्गन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो सेल क्या आ जाएगा, एक ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। और जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये इसके अंदर ऑर्गन्स हो जाएंगे, और ये ऑर्गन्स जो सेल के अंदर है इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या कहा कि जो ये सेल ऑर्गेनेलीज है ये दे आर लिविंग है, लिविंग लिटिल ऑर्गन्स ऑफ सेल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं दे आर लिविंग, हमारे फंक्शंस में हेल्प कर रहे हैं, किडनी एक्सक्रीशन में, सब अपने हार्ट पंपिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये लिविंग फंक्शंस कर रहे हैं। ऐसी क्या है जो सेल है, सेल को हम बॉडी से कंपेयर करें कि सेल एक बॉडी है और सेल के अंदर जो मैं जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसे जिसको हम सेल को जैसे बॉडी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो सेल के अंदर क्या है उसके ऑर्गन्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपकी प्लांट में मिलेंगे, आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऑर्गेनेलीज का डिस्टिंक्शन है, कुछ किस्में होती हैं, बट ऑर्गेनेलीज सब में होंगी। ऐसे नहीं है कि कोई ऑर्गेनेली के बिना होगा, एवरीवन हैज़ ऑर्गेनेलीज। जो सम डिस्टिंक्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे हमारे पास है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल क्या है, हमारा सेल एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर जो एक मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, पतली सी लेयर है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, एक लिविंग वॉल है, डेड वॉल नहीं है, एक लिविंग वॉल है। इट इज़ अ लिविंग वॉल। इट हैज़ फाइन पोर्स, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे पोर्स हैं। क्यों है, क्योंकि जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस जाने होते हैं और आने होते हैं उनकी एक्सचेंज के लिए, उनको आने जाने में मदद करने के लिए, गो इन एंड आउट द सेल। इसीलिए सेल के पास क्या है, अपने छोटे छोटे पोर्स हैं, फाइन पोर्स हैं, बहुत छोटे माइन्यूट पोर्स हैं,
ऐसे सच दिखते नहीं हैं, बट कैन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है ये किससे बनी हुई है, लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये जो लिपिड होता है हमारा, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाता है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड है, इसकी बाइलेयर है ये। तो ये क्या होता है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ओके, ये लिपिड्स हो गए, इसके यहाँ प्रोटीन्स हो गए। ये तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, एक मॉडल दिया हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, बट मैं बता देती हूँ कि एक लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स का है। तो ये लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ है। तो इसमें क्या है, लिपिड होता है और क्या होता है, प्रोटीन होता है। लिपिड फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की लेयर होती है और इनके अंदर ही प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। और जो आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देगी। जैसे कि जो आपके पोर्स हैं, इसके थ्रू थोड़े वो लगे हुए हैं, एक तरह सिक्योरिटी गार्ड टाइप कह सकते हो तुम, कि हर चीज़ अंदर नहीं जाने दे सकते। चेकिंग होती है एंट्री से पहले कि क्या चीज़ अंदर जाएगी, क्या चीज़ अंदर नहीं जाएगी। मतलब सब चीज़ें अंदर नहीं जा सकती, कुछ गिनती की चीज़ें अंदर जाएंगी। तो अलाउ सम ऑफ द मटेरियल्स टू पास, नॉट ऑल। सेल वॉल सब कुछ जानते, सेल के अंदर कोई वो नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, जिसको अंदर जाना अंदर जाए, उसको बाहर आना है बाहर आओ, कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। इसमें पाबंदी है सेल मेम्ब्रेन में कि कुछ सब्सटेंसेस जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे बाहरी लेयर है एनिमल सेल में। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट सेल वॉल में क्या, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में क्यों, प्लांट सेल में जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल के नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल की। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो क्या है कि एनिमल सेल में एनिमल आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है, बट प्लांट सेल में इट इज़ नेक्स्ट टू सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन एक लेयर तरह सराउंड कर रही है आपके सेल को, तो क्या करेगी, एक शेप मेंटेन करेगी एनिमल सेल में। सबसे बाहरी लेयर है एनिमल सेल में, तो शेप मेंटेन करेगी एनिमल सेल में। तो ये सब पॉइंट्स मैंने वो किए हैं। आप, आई होप आप सभी नोट्स बना रहे हो, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं। हर एक पॉइंट मेंशन्ड है नोट्स में, और हर एक क्वेश्चन प्रॉमिस है कि सॉल्व होगा नोट्स में से, कुछ भी नोट्स के बाहर नहीं आ सकता। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं और बहुत डिटेल नोट्स हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है हमारी, सेल वॉल क्या है, प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होती है, पीछे पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में है वो सेल वॉल की अगली लेयर है। बट क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में मेरे पास सेल वॉल है, बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो ही वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी लेयर थी और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। प्लांट की जो सेल वॉल है तुम्हारी सेल्यूलोज की बनी हुई है, याद रखना सेल्यूलोज की बनी हुई है। और सेल वॉल डेड लेयर है, डेड वॉल है, डेड वॉल है, नॉन लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या थी, एक लिविंग वॉल थी, और सेल वॉल क्या है, एक डेड वॉल है, यानी कि नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग है थोड़ी रिजिड होगी, थोड़ी रिजिड होगी। तो सेल वॉल हमारी रिजिड है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या थी, थोड़ी फ्लेक्सिबल थी। तो सेल वॉल क्या कर रही है, शेप और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रही है सेल को। यहाँ पे प्लांट सेल में कौन प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल को शेप और रिजिडिटी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। बट एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन ही है जो उसको शेप प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ क्या है, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, कोई पाबंदी है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। कोई वो नहीं है कि आपको कोई भी पाबंदी नहीं लगी हुई है सेल मेम्ब्रेन की तरह, कंप्लीटली परमिएबल है, अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, कुछ भी अंदर जा सकता है। सेल वॉल में क्या है, जैसे कि ये जो आपके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर आपको एक ये दिख रहा है, ये हमारे सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, दो सेल्स को हम जोड़ के रख रहे हैं। जैसे कि ब्रिक्स होती हैं हमारी, हम दो ब्रिक्स को कैसे जोड़ के रखते हैं, हम दो ब्रिक्स को ऐसे जोड़ के रखते हैं। सपोज हमारी ये एक ब्रिक है, ये एक दूसरी ब्रिक है, हम इसमें क्या करते हैं, सीमेंटिंग कर देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं कि हिले ना। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे सीमेंट लगा देते हैं। तो बट ऐसे ही हमारे सेल्स हैं, सेल्स भी अंदर हमें ऐसे एक तरह की अरेंज करके रखने पड़ते हैं।
सेल्स भी एक तरह हम अरेंज करके रखते हैं। जब हम सेल्स को अरेंज करके रखते हैं तो इनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर, जिसको मिडल लैमेला बोलते हैं, जैसे कि हमारे वो होती है ना, सीमेंट होती है ब्रिक्स के अंदर, ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर एक सीमेंटिंग लेयर होती है सीमेंट की जैसी, जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। ये क्या करता है, दो एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करके रखता है, जैसे कि हमारे ईंटों को सीमेंट करके रखता है। तो ये प्लांट सेल में आउटर मोस्ट है सेल वॉल की बात हो रही है, आउटर मोस्ट है प्लांट सेल में, और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके सबसे बाहरी लेयर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसी क्या है, जो सेल वॉल है हमारी, हमने कहा डेड लेयर है, डेड वॉल है सेल वॉल, है ना, सेल वॉल डेड वॉल है। तो जो हमारी कॉटन है, जूट है, या कोकोनट के फाइबर्स हैं, जो अपनी डेली लाइफ में जूट कॉटन यूज़ करते हैं, तो उनकी जो सेल वॉल, ये सब डेड वॉल्स की सेल वॉल्स हैं। ये हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये डेड वॉल्स हैं, क्योंकि सेल वॉल डेड वॉल्स है। अगर वो डेड वॉल्स नहीं होती तो हम यूज़ ना कर पाते। तो डेड वॉल है डेड सेल्स की, सेल वॉल डेड सेल्स की, मतलब कि डेड वॉल हुई डेड सेल्स की, तो ही हम इससे क्या बनाते हैं, कॉटन, जूट और कोकोनट फाइबर्स। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या एक सेमी फ्लूइड मैटर सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड है, ऐसे भी नहीं कि पूरा पानी पानी है, थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा विस्कस है, सेमी फ्लूइड है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाटरी सब्सटेंस है, थोड़ा विस्कस है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में कि मेजर पार्ट लाइज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ही बहुत सा हिस्सा साइटोप्लाज्म का होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे भी हो सकता है। ओ थोड़ा बहुत वो हो गया, सॉरी। तो मैं क्या बता रही हूँ, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो मेजर साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, यहाँ पे भी होगा, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, बट जो मेजर पोर्शन है हमारा वो इसी जगह में होगा जो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रहा। तो ये क्या है, हमारा जो ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, मेन एरेना, मतलब कि यही वो जगह है जहाँ पे सारे हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं सब साइटोप्लाज्म में ही होंगे। और ऑल्सो जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब भी साइटोप्लाज्म में ही बैठी होंगी। इसमें साइटोप्लाज्म में पानी है, कुछ सॉल्युबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लिविंग सब्सटेंस है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोप्लाज्म लिविंग है कि डेड है। लिविंग है तो ऑब्वियसली लिविंग है तो मूवमेंट दिखाएगा, ऑब्वियसली मूव करेगा, और इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इट इज़ मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन में एक मीडियम की तरह काम करता है कि कुछ जो पहले स्टेप्स हैं इन एनारोबिक रेस्पायरेशन के, वो साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट होते हैं। तो एक ब्रीफिंग में क्या बताया मैंने साइटोप्लाज्म का, जल्दी क्विक रिकैप ले लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में थोड़ा गाढ़ा सब्सटेंस है जो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट और वाटरी है। मेजर पार्ट क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाले हिस्से में लाई करता है, कंपोज्ड है। मेजर एरेना है जहाँ पे हर तरह केमिकल रिएक्शन होती है। सारी सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर है, पानी है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइटोप्लाज्म एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट भी दिखाएगा, और साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं उसको। और एक मीडियम है कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन के वो आपके साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली स्टार्ट हो गई है जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। पहली है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओ सॉरी गाइस, हाँ पहली है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेल को प्रोवाइड कर, जैसे कि हमारे में बोन्स
सपोर्टिंग कर रही है ना, बोन्स एंड लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, बोन्स आर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो सेल को, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। इसमें क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे ओरिजिनेट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। तो क्या है कि जो आपका ईआर है ये एक्सटेंशन किसका है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस पे एक और पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम्स की प्रेजेंस ईआर पे, राइबोसोम जब ईआर पे बैठे होते हैं उनकी प्रेजेंस ईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देती है। एक इरेगुलर नेटवर्क है, ऐसे ही कोई डेफिनाइट नेटवर्क नहीं, एक इरेगुलर नेटवर्क है। और कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कंटिन्यूस है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस है। जैसे मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया, बाहर ही किसके कंटिन्यूस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और अंदर किसके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। दोनों मेम्ब्रेनस के ही कंटिन्यूस है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक रफ ईआर और एक हमारा स्मूथ ईआर। क्यों हमने डिस्टिंक्शन किया रफ ईआर और स्मूथ ईआर? रफ ईआर हम तब करेंगे जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होंगे। अब स्मूथ ईआर हम तब कहेंगे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। तो ऐसे ये दो एक्सटेंशंस बन रही हैं कि एक जब रफ ईआर है तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स एब्सेंट है, ठीक है। तो जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं मटेरियल्स को। जैसे कि सी हमारा सेल है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पास जगह से दूसरी जगह जाना तो स्मेल, तो ईआर इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर में ईआर हेल्प करते हैं। तो सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड फैट, तो ये क्या करते हैं, बनाते भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसे आर ई आर में ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन्स तब बनेंगे जब आर ई आर होगा, क्योंकि आर ई आर पे राइबोसोम्स बैठे हैं और वो राइबोसोम्स अल्टीमेटली प्रोटीन तो बनाएंगे। एक जस्टिफिकेशन है, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट दोनों करेंगे। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे या राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। तो आई होप कि ये प्रोटीन्स की कहानी, राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे आगे। वैसे राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये प्रोटीन मोस्टली आर ई आर पे बनता है, स्मूथ ई आर पे राइबोसोम्स पे रहते, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाती है। तो वेट गाइस, यहाँ पे एक हो गया, हाँ ये राइबोसोम्स है, यहाँ पे आई थिंक हो गया, नेम लिखा था मैंने, गॉट वैनिश्ड, नो इश्यूज, हमने लिख लिया। तो राइबोसोम्स क्या है, फैक्ट्रीज हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। तो तुम क्या कह सकते हो कि राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं ये फैक्ट्रीज हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, वैसे मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है हायर क्लासेस में, आपकी बुक में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लिखा हुआ है तो आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कर लीजिएगा इसको। मेम्ब्रेनलेस भी हो सकता है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चन में आएगा अब वैसे ऑप्शन या अपने उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये क्या स्फेरिकल बॉडीज़ हैं और इनके पास आरएनए है, इसीलिए तो प्रोटीन बन पा रहा है ना, आरएनए के कारण ही प्रोटीन बन पा रहा है। ये चीज़ आप तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, आरएनए ही क्या अल्टीमेटली उसका प्रोटीन बना रहा है।
ठीक है गाइस, आरएनए ही अल्टीमेटली प्रोटीन बना रहा है। राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की वजह से ही कह रहे हैं। तो ये क्या है, राइबोसोम हमारा फ्री लिविंग भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में बैठा हो सकता है, और जैसे हमने पीछे कहा कि ये मेम्ब्रेन, ईआर की मेम्ब्रेन में भी बैठा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रफ ईआर। आरईआर भी बनाता है जब ये ईआर की मेम्ब्रेन पे बैठ जाता है। तो इतना ही है राइबोसोम के बारे में, छोटा सा एक वो है। तो मैंने क्या बताया राइबोसोम के बारे में आपको, कि राइबोसोम जो है ये फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वन ऑन द सेम थिंग। स्फेरिकल बॉडी या आरएनए है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, यानी कि फ्री लिविंग भी हो सकता है, और कैन बी बाउंडेड टू मेम्ब्रेन ऑफ ईआर फॉर्मिंग रफ ईआर, और रफ ईआर भी बना सकता है। अगला आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसर है सेल का, इसको हम एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ सेल कहते हैं। स्फेरिकल भी हो सकता है और रॉड शेप लाइक भी हो सकता है। मेजरली इट इज सॉसेज शेप्ड, वैसे ये सॉसेज शेप्ड ही होता है, ऐसा दिखता है कुछ, सॉसेज शेप्ड। स्फेरिकल और रॉड शेप लाइक भी होता है, बट मेजरली इट इज सॉसेज शेप्ड, मेजरली सॉसेज शेप्ड होता। डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है ये भी, दिस इज ऑल्सो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। ओन राइबोज, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और सिंथेसिस करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो मेजरली सॉसेज शेप्ड होता है और खुद के राइबोसोम जिसके पास होते हैं। तो इनमें क्या है कि इसमें क्या है कि इसके डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड बताया यहाँ पे कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। डबल वॉल स्ट्रक्चर है तो इसकी एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई। तो क्या है, इसकी जो इनर वॉल है, ये वाली वॉल है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में इनफोल्डेड है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ये ध्यान रखना है कि इसकी दो वॉल्स हैं, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, और इसकी जो इनर वॉल है ये इनर वाली है, और इसकी जो इनर वॉल है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में इनफोल्डेड है, इनफोल्डेड है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टे। तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, जो किस में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन सेल करते हैं, जो हमारा डाइजेशन जो भी होना होता है, तो वो एटीपी की मदद से ही होता है। तो क्या करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है और स्टोर कर लेता है एटीपी के फॉर्म में, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में हमको हेल्प करती है। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी स्टोर करता है, इसलिए हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका अपना डीएनए होता है और हम खुद रेप्लिकेट भी करता है। ठीक है, अगला है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या डिलीवरी सिस्टम है सेल का, जैसे ये वो डिलीवरी करता है, जैसे कि एक सेल से इस जगह से अगले सेल में या इसी सेल में कहीं सामान पहुंचाना है तो गोल्जी करता है। तो क्या है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कहते हैं, गोल्जी है ये, तो कैमिलो गोल्जी ने इसको वो किया था। तो इसको गोल्जी अपरेटस तुम एनिमल सेल में बोलते हो, और बट प्लांट सेल में इसका नाम डिक्टियोसोम हो जाता है। गोल्जी अपरेटस को हम एनिमल सेल में बोलते हैं, प्लांट सेल में इसका नाम डिक्टियोसोम में रीनेम हो जाता है। गोल्जी अपरेटस भी गोल्जी अपरेटस ईआर से ओरिजिनेट करता है, और ईआर किससे ओरिजिनेट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है। ये ध्यान रखनी ओरिजिनेट वाली चीज़ें कि जो एनिमल सेल है उसमें गोल्जी अपरेटस कहते हैं, और प्लांट सेल में डिक्टोसोम्स कहते हैं। और किससे ओरिजिनेट हो रहा है, ईआर से। ईआर किससे ओरिजिनेट हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। शेप्स बहुत तरह की होती हैं, गोल्जी की सिस्टर नेम भी होती है, ट्यूब्यूल भी होती है, वेसिकल भी होती है, और गोल्जी वैक्यूल भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है।
फंक्शंस क्या है, कंसर्न्ड विद सिक्रीशंस ऑफ सेल्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और ऑल्सो डज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन द सेल, सेल के अंदर ही पैकेज करके सामान पहुंचाना, उसको पहले पैक करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के अंदर ही। तो ये क्या काम करता है, मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी एक चीज़ के साथ, अमेज़ॉन के साथ। तो हम क्या करते हैं, जब हम अमेज़ॉन से कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो उनको ऑर्डर करते हैं, तो जब उनको ऑर्डर करते हैं वो पूरा पैक करके भेजते हैं, पूरी पहले पैकेजिंग होती है। सपोज हम फ़ोन मंगाएं, पूरा पहले उसका बॉक्स होता है, उसके ऊपर पूरा रैप किया होता है, 2-3 रैप्स होते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिर अमेज़ॉन वाला ही उसको हमारे घर तक ट्रांसपोर्ट कर जाता है। तो अमेज़ॉन तरह भी डिलीवरी सिस्टम भी है, पैकेजिंग भी करता है और डिलीवरी भी करता है। ऐसे ही हमारा गोल्जी है, पैकेजिंग भी करेगा और डिलीवरी भी करेगा। और क्या करता है गोल्जी, एक्रोजोम बनाता है स्पर्म का एक्रोजोम होता है, एक हेड होता है, स्पर्म हेड कह सकते हो, जैसे कि हमारा स्पर्म है, मेल्स में जो स्पर्म होता है जो मैंने, और ये इसका एक्रोजोम, ये इसका एक्रोजोम। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, स्मॉल वेसिकल्स हैं, डिफरेंट शेप के वेसिकल्स हैं। ये किससे बने हम, ये गोल्जी वैक्यूल से बने। तो ईआर किससे बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। गोल्जी किससे बनी है, ईआर से। अब लाइसोसोम किससे बना है, गोल्जी वैक्यूल से बना। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो और आपको याद हो गया। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन होती है ऑब्वियसली। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सपोज आपका ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, ये आपका फॉरेन सब्सटेंस है। तो क्या होगा कि जो लाइसोसोम्स है इसके अराउंड ऐसे घेराबंदी कर लेंगे और इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं घेराबंदी करके अपने आप को बस्ट करेंगे, और जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम सारे बाहर निकलेंगे तो ये फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करके डाइजेस्ट हो जाएगा और ये फॉरेन सब्सटेंस सेल से हट जाएगा। तो क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम सराउंड द फॉरेन सब्सटेंस एंड रिलीज देयर एंजाइम आउट बाय बर्स्टिंग एंड हेंस डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। तो सराउंड द फॉरेन सब्सटेंस मतलब घेराबंदी कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फूट के अपने एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं और फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या करते हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में अपने डाइजेस्ट फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हो, फूड का वो स्कैसिटी हो, पानी ना हो, ऐसे होता है। तो जो वो रिज़र्व फूड अपने इस चीज़ के लिए रिज़र्व करते हैं कि हमें कभी दिक्कत आए तो हम इसको यूज़ कर लें, तो वो क्या करते हैं, अपने रिज़र्व फूड को ही डाइजेस्ट करते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्या है, हाँ, एक है कि जो सेल है आपका, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्या करता है कि लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कि सेल बूढ़ा हो गया, डैमेज हो गया, बूढ़ा हो गया, वीक है बहुत सेल, तो जब वो वीक है तो क्या करते हैं, जो सेल के खुद के जो लाइसोसोम्स हैं ये खुद ही सेल को घेराबंदी करके, जैसे वो उसको फॉरेन सब्सटेंस को करते हैं, घेराबंदी करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि वो मार देते हैं। याद रखना कि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स में मैंने आपको बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इनके 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन होती है। और ऑल्सो डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो क्या होता है कि जब बोन्स बनती है तो कार्टिलेजेस का यूज़ नहीं, कार्टिलेजेस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही घेराबंदी करके ही मारते हैं सब कुछ, इसलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब आ गया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन जब होती है यानी कि माइटोसिस और मियोसिस होती है तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से ही निकलते हैं। ये देखो, ये चीज़ दिख रही है, ऐसे होते हैं सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल्स है,
जो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, और एक सैटेलाइट होते हैं, अमॉर्फस सैटेलाइट, उसके साथ सराउंड होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रियोल्स है, और ये क्या करते हैं, ऐसे ये जो स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान इनको ओरिजिनेट करते हैं। ये क्लास 9th में चैप्टर सेल डिवीजन वाला, तब पढ़ेंगे। नहीं, क्लास 10th में, सॉरी क्लास 10th में ये चैप्टर तब पढ़ा जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट है कि सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक सेंट्रियोल ऐसे तो दूसरा सेंट्रियोल ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं अस्तर की फॉर्म में। तो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ओरिजिनेट होते हैं, ये होते हैं मेनली स्पिंडल फाइबर्स। ये जो ये दिख रहे हैं दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। तो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, एंड स्पिंडल फाइबर्स किससे उससे बन रहे हैं, एस्टर की हेल्प से बन रहे हैं। नेक्स्ट आ गए हमारे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके पास भी डीएनए अपना होता है। तो क्या होता है, प्लांट सेल्स में ही होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और डिस्क शेप्ड भी हो सकते हैं। 3 तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूको मीन्स वाइट, तो एक कलरलेस प्लास्टिड है, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, स्टार्च स्टोर करता है। जो पोटैटो के सेल्स होते हैं, जो हम पोटैटो खाते हैं, उसके पास ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्यों, क्योंकि पोटैटो इज अ स्टार्च फूड। उसके बाद क्या, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, और इसमें येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स होते हैं। येलो को ज़ैंथोफिल, ऑरेंज रेड को कैरोटीन्स। और ये दोनों पिगमेंट्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्लावर को कलर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है तो फ्लावर्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स को हमको कलरफुल या फ्रैगनेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये उन फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि इंसेक्ट्स आके उनको पॉलिनेट कर पाए। तो जो ये कलर्स होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट टुवर्ड्स द फ्लावर। तो दिस इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो फ्लावर और फ्रूट्स का कलर होता है ये इन पिगमेंट्स के कारण ही होता है, जो कि क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। थर्ड तरह का, मतलब इसमें और पिगमेंट्स भी होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, जैसे कि एंथोसायानिन। एंथोसायानिन प्लास्टिड्स में नहीं होता। अदर पिगमेंट्स की बात हो रही है, प्लास्टिड्स में नहीं होता। जो सेल सैप है ना, जो सेल सैप क्या होता है, जो वैक्यूल के अंदर तुम्हारा फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। ये आपका वैक्यूल के अंदर है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लिखा मैंने आगे हुआ नोट्स के अंदर। इट प्रेजेंट इन डिसॉल्व फॉर्म इन सेल सैप ऑफ वैक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, रेड, पर्पल, ब्लू कलर देते हैं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। तो जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने कलर्स के हैं, तो ये इन पिगमेंट्स के कारण ही उन पर कलर आता है। थर्ड मेजर टाइप ऑफ हमारा प्लास्टिड जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, लीव्स में होगा मेजरली, मतलब ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट में। इसका भी खुद का डीएनए और रेप्लिकेट करता है। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन कलर के इनके पास पिगमेंट होता है जो कि होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, क्लोरोफिल। तो इनके पास अदर पिगमेंट्स भी हैं, जैसे कि ऑरेंज भी है, येलो भी, बट क्या मार्क्ड होता है क्लोरोफिल। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि कहता है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके पास ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी जो कि क्लोरोफिल का कलर है, बट ये ऑरेंज और येलो कलर को क्लोरोफिल का ग्रीन कलर मास्क कर लेता है। ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल इतनी अमाउंट में है कि वो ऑरेंज और येलो के कंटेंट को दिखने नहीं देता है। मतलब कि थोड़ा क्लोरोफिल का ग्रीन कलर थोड़ा डोमिनेंट हो गया है। मतलब हम देखते हैं कि ज़्यादा चीज़ होती है, जो थोड़ी अमाउंट में चीज़ होती है वो पता नहीं चलती। सपोज अगर पानी ज़्यादा है, पानी हमारे पास 5 लीटर है, नमक हमारे पास थोड़ा सा ही, तुमको ज़्यादा पानी में वो नमक महसूस नहीं होता है।
तो क्या कर लिया कि ग्रीन कलर ने ऑरेंज और येलो कलर को मास्क कर लिया, दिखने नहीं दिया, अपनी ही प्रेजेंस इतनी बढ़ा ली कि जो बाकी के कलर्स हैं वो दिखे ही ना। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम ऐसे ग्रीन कलर कहते हैं, क्योंकि मास्क कर लिया क्लोरोफिल ने। तो क्या करता है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, CO2 को यानी कि एब्जॉर्ब करता है अपनी फूड को बनाने के लिए। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम थाइलाकोइड्स कहते हैं, ऐसे स्टैक्ड होते हैं एक के ऊपर एक, थाइलाकोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है, जो थाइलाकोइड्स होते हैं इनके अंदर होता है तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का होता है। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थाइलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर होता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। तो एक चीज़ है कि सपोज हमारे पास एक ग्रीन टोमेटो है, ग्रीन चिली, ये क्या है, कच्ची है और राइपन्ड नहीं है। हमने देखा है कि हमारे घर में जो हरी मिर्ची होती हैं कुछ टाइम के बाद वो लाल मिर्ची बन जाती है। ग्रीन टोमेटो तो ऑब्वियसली नहीं आता है, बाज़ार में राइप होकर आता है। बट चिली की बात करें तो हम जब ग्रीन चिली को ज़्यादा देर रखें तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, रेड चिली बन जाती है, राइपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन होता है उसमें क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, रेड में आपको होता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये ऐसे चेंजेस जब आपका ग्रीन चीज़ रेड में, चीज़ ग्रीन वाली रेड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरचेंजिंग। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो आपका है क्रोमोप्लास्ट में इंटरचेंज हो जाता है विद टाइम, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वैसे टोमेटोज ग्रीन आते हैं, ये रेड राइपनिंग्स हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन देयर प्लास्टिड्स। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं अपने अंदर, तो दे इंटरचेंज ईच अदर। तो ये इंटरचेंज का ही रिवर्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेल के इंक्लूजन। इनकी छोटे छोटे जो हमारे सेल में चीज़ें होती हैं जो हमको दिखती नहीं है। सेल इंक्लूजन में पहले आते हैं हमारे ग्रैन्यूल्स क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे सेल में मौजूद होते हैं। बट ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनल्स के सामने दिखते नहीं हैं, बट सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका सेल में एक रोल होता है। ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च प्लांट सेल में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल सेल में स्टोर होता है, और फैट्स भी स्टोर करके रखते हैं एज अ रिजर्व्ड फूड। तो क्या करते हैं, स्टोर फैट कंटेनिंग ग्लोब्यूल्स विच सर्व एज फूड फॉर सेल। सेल को तो भी फूड चाहिए, तो वो फूड स्टोर कौन करता है, हमारे ग्रैन्यूल्स स्टोर करते हैं। ऐसे ही सेकेंड है वैक्यूल्स क्या है, ट्रांसपेरेंट क्लियर स्पेसेस हैं साइटोप्लाज्म में, दिखते नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, पानी होता है और वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं, एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको पीछे बताई थी। मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं वैक्यूल के टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो लिक्विड है सोल्यूशन के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं सेल सैप। और ये वाला जो है आपका एक वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल में प्रोवाइड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल बाय प्रेसिंग द सेल वॉल। जैसे कि सेल वॉल है, वैक्यूल है, ये क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है एक सेल को, यानी कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक शेप में रहे। और क्या है इसमें पिगमेंट भी होता है, एंथोसायानिन, जो मैंने पीछे बताया था आपको, एंथोसायानिन जो आपके रेड पर्पल ब्लू कलर्स देता है आपके प्लांट पार्ट्स को, बट प्लास्टिड्स में नहीं मौजूद होता। अगला न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गन, जिसके कारण सेल कुछ भी नहीं है, इसके अगर ये नहीं होगा सेल मर जाएगा। जैसे कि हमारे अंदर हार्ट होता है, हार्ट एक वाइटल है हमारे लिविंग के लिए, अगर हार्ट होगा तभी जिंदा है, नहीं तो नहीं। ऐसे कि सेल में भी अगर न्यूक्लियस होगा तो सेल जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो एक लिविंग स्टेट को सेल क्या करता है, सेल की लिविंग स्टेट को तय कौन करता है, न्यूक्लियस तय करता है। तो न्यूक्लियस क्या एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, स्फेरिकल है और डेंस है। इसके पास जीन्स हैं जो हेरिडिटी होते हैं, मतलब आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल डिविजन में हेल्प करता है, आगे जाइगोट बनता है, तो वो जीन्स हेरिडिटी से एक पेरेंट्स के बच्चों को चले जाते हैं। क्यों कैसे जाते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जीन्स है, न्यूक्लियस सेल डिविजन में भी हेल्प करती है, सेल डिवाइड करेगा, जाइगोट मतलब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऐसी प्रोसेस चलता है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्या करता है, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो क्या स्मॉल स्फेरिकल मास है जो सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म में मौजूद है।
ऐसे क्या होता है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है पूरा, इसके अंदर ये जो फ्लूइड दिख रहा है अभी न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये क्या है क्रोमेटिन फाइबर्स, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। सेल साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बीच में बैठा होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, ये थिन क्रोमेटिन फाइबर्स दिख रहे हैं हमको, ये पतले पतले धागे दिख रहे हैं, ये डेंस होके यानी कि पूरा कंडेंस होके ऐसे एक क्रोमोसोम बना देंगे, यानी कि ऐसे बन जाते हैं धागों से, एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम, ये वाला, ठीक है। बिकम एंड फॉर्म क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम के ऊपर ही आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, अगर प्रेजेंट हो तो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि बैक्टीरिया, इसके पास न्यूक्लियोइड होता है ऐसे, ये न्यूक्लियोइड है, और यूकैरियोटिक सेल के पास डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस पे, जैसे कि एनिमल, प्लांट, फंजाई और प्रोटिस्टा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट करता है प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है। अब आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके पोर्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने में। और इसमें क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो ये दिखाए थे मैंने आपको, ये रहे क्रोमैटिन फाइबर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसमें जो कंसिस्ट ऑफ DNA, फिर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और सेल डाइज इफ न्यूक्लियस बिकम एब्सेंट कीप सेल इन लिविंग स्टेट, अगर ये गायब तो सेल भी गायब, न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल जिंदा नहीं रहेगा, सेल मर जाएगा। तो इस तय करता है सेल की लिविंग को, कीप सेल इन लिविंग स्टेट। उसके बाद आ जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक राइबोसोम की फैक्ट्री है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं न्यूक्लियस भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है इनडायरेक्टली, कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस राइबोसोम बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, अल्टीमेटली न्यूक्लियोलस ही प्रोटीन बना रहा है। राउंड शेप है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सम सेल्स के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। हम कहते नहीं कि हमें कई बार बच्चों को कहते हैं, जैसे कि कई बार बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते, तो अपनी मम्मी जैसी है, तो अपने पापा जैसे हो, तो वो क्यों होता है, जेनेटिक करेक्टर्स की वजह से वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी कि स्पर्म और एग जाइगोट बनाता है, और वो क्रोमोसोम्स जो 23 इसके 23 यहाँ आएंगे, 23 आएंगे, यहाँ प्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, 46 बनाते हैं, यानी कि पेरेंट्स की क्रोमोसोम्स आगे जाके बच्चे में डबल हुए, 23 ने 46 बनाया, तो ये जेनेटिक करेक्टर्स बच्चे इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के। तो दिस इज द रीजन। आगे है कि क्रोमोसोम किस क्रोमैटिन फाइबर्स के कंडेंसेशन से बनता है, जिसके ऊपर जीन्स होते हैं। ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है जो DNA का बना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसी प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम फैक्ट्री क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। और राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। और एक पॉइंट है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स हैं, छोटे होते हैं वैक्यूल्स, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं, बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, तो रुको, सपोज ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में ऐसे बड़ा वैक्यूल हो सकता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इनकी मेजर स्पेस प्लांट सेल में क्या करता है, वैक्यूल्स कैरी वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि बड़ा होता है थोड़ा वैक्यूल, एनिमल सेल में थोड़े प्लांट सेल से वैक्यूल्स प्लांट सेल से एनिमल्स में छोटे होते हैं। तो गाइस ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो बताना अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में।
कमेंट कर देना #सेल पार्ट 2 कंप्लीटेड और अपने रिव्यूज़ लिख देना। रिव्यूज़ भी लिख देना और गाइस लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मैं देख रही हूँ कि नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा व्यू देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जो मैंने बताया है, t.me/ease-your-concepts official 36। तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा कमेंट लिख के जाना आपको कैसा लगा सेशन। और मैं गूगल फॉर्म अटैच कर लूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा। शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, मैं मिलती हूँ आपको पार्ट 3 में। इसका ये पार्ट 3 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक चैप्टर पार्ट और आएगा एंड देन इट विल बी कंप्लीटेड, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।